Welcome to the Politics Modern Educational YouTube channel. Learn history, think politically, grow intellectually. दोस्तों, जब भी हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो अक्सर हम उसे कुछ पंक्तियों में समेटकर देख लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो बस संविधान की भूमिका है, एक सुंदर सा परिचय जिसके बाद असली संविधान शुरू होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारतीय संविधान एक विशाल वृक्ष है तो उसकी जड़ प्रस्तावना है। अगर वो जड़ कमजोर होती तो न यह वृक्ष खड़ा रह पाता और न ही आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन पाता। प्रस्तावना को समझना सिर्फ संविधान को समझना नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, भारत के सामाजिक संघर्ष और भारत के भविष्य की दिशा को समझना है। दोस्तों, प्रस्तावना अचानक 26 नवंबर 1949 को नहीं लिखी गई। इसके पीछे लगभग 200 वर्षों का विचार संघर्ष छिपा हुआ है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो भारत केवल राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं था, वह सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी गुलाम था। एक ओर अंग्रेजी सत्ता थी तो दूसरी ओर जाति प्रथा, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव की जंजीरें थीं। ऐसे भारत के लिए आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों का जाना नहीं हो सकता था। आजादी का अर्थ था सम्मान के साथ जीना, बराबरी के साथ जीना और न्याय के साथ जीना। यही विचार आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ढल गया। 1857 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी, वो भारत की चेतना की पहली बड़ी आवाज थी। उस विद्रोह में कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई प्रस्तावना नहीं थी, लेकिन एक भावना थी, हम पर शासन करने का अधिकार किसी विदेशी शक्ति को नहीं है। यही भावना धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा बनी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआती वर्षों में ये संस्था केवल संवैधानिक सुधारों की मांग कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे शोषण बढ़ा, दमन बढ़ा, जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं हुई, वैसे वैसे स्वराज केवल राजनीतिक मांग नहीं रहा, वो नैतिक अधिकार बन गया। महात्मा गांधी के आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक और सामाजिक दिशा मिली। गांधीजी केवल ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, वे अन्याय के विरोधी थे, चाहे वो अंग्रेज करे या भारतीय समाज स्वयं। यही कारण है कि प्रस्तावना में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी शामिल किया गया। अब आते हैं संविधान सभा की ओर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। भारत में आजादी की मांग अब टाली नहीं जा सकती थी। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ये सभा भारत का भविष्य लिखने वाली थी। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सभा कोई सामान्य सभा नहीं थी। इसमें वकील थे, अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभा केवल सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज नहीं बना रही थी, यह एक नए भारत की नींव रख रही थी। 13 दिसंबर 1946 का दिन भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। नेहरू ने कहा, भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य होगा। सत्ता का स्रोत जनता होगी। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के अधिकार सुरक्षित होंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो प्रस्तावना के लगभग सभी शब्द यहीं से आते हैं। संविधान सभा में इस प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई। कुछ लोग चाहते थे कि भारत एक धार्मिक राष्ट्र बने, कुछ लोग चाहते थे कि भारत पूरी तरह समाजवादी हो, लेकिन अंत में एक संतुलित रास्ता चुना गया। भारत न तो धर्म आधारित राज्य बना और न ही किसी एक विचारधारा का कैदी। भारत बना एक लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और मानवीय राष्ट्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पूरी प्रक्रिया के केंद्रीय स्तंभ थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, संविधान केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, ये समाज के पुनर्निर्माण का उपकरण है। इसी सोच ने प्रस्तावना को सिर्फ कानूनी भूमिका नहीं बल्कि सामाजिक घोषणापत्र बना दिया। दोस्तों, अब प्रस्तावना के दर्शन को समझते हैं। प्रस्तावना की सबसे पहली बात है, हम भारत के लोग। यह वाक्य इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक घोषणा है। इसका अर्थ है कि भारत किसी राजा का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी धर्म का नहीं, बल्कि भारत अपने लोगों का है। ब्रिटिश शासन में कानून राजा की इच्छा से बनते थे, लेकिन अब संविधान जनता की इच्छा से बना। यह एक मौलिक परिवर्तन था। यह वाक्य ये भी बताता है कि संविधान ऊपर से थोपा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि नीचे से उठी हुई आकांक्षा है। अगर भविष्य में कोई सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश करे तो उसे याद रखना चाहिए कि संविधान सरकार ने नहीं, जनता ने दिया है।
प्रस्तावना के दार्शनिक आधार पर। प्रस्तावना 4 महान आदर्शों पर आधारित है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये शब्द फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इनका अर्थ और गहरा है। भारत में न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं था। यह न्याय था जाति के अन्याय के खिलाफ, गरीबी के अन्याय के खिलाफ, स्त्रियों के अन्याय के खिलाफ। इसीलिए प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करती है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। स्वतंत्रता का अर्थ था डर से आजादी, भूख से आजादी, अपमान से आजादी। समानता का अर्थ यह नहीं कि सब एक जैसे हों, बल्कि इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। और अंत में बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंधुता सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में भाईचारा नहीं होगा तो लोकतंत्र केवल कागज पर रहेगा। दोस्तों, प्रस्तावना का दर्शन भारत को केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बनाता, बल्कि एक नैतिक राष्ट्र बनाता है। ये हमें बताती है कि शक्ति का उपयोग कैसे होना चाहिए और शक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए। प्रस्तावना हमसे सवाल करती है, क्या हमारी राजनीति न्यायपूर्ण है? क्या हमारा समाज समान है? क्या हम एक दूसरे को भाई मानते हैं? यही कारण है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन वही जीवन देती है। दोस्तों, पार्ट 1 का सार यही है: प्रस्तावना इतिहास की पीड़ा से जन्मी है, संघर्ष की आग में तपकर बनी है और भविष्य की आशा को दिशा देती है। अगले पार्ट में हम विस्तार से समझेंगे हम भारत के लोग की संप्रभुता, राज्य की प्रकृति और लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि प्रस्तावना केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि भारत के लंबे संघर्ष और गहरे विचारों की उपज है। अब इस दूसरे भाग में हम प्रस्तावना के पहले वाक्य में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह एक वाक्य पूरे संविधान की दिशा कैसे तय करता है। दोस्तों, जैसे ही हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, सबसे पहले जो शब्द सामने आते हैं वे हैं हम भारत के लोग। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह वाक्य सदियों की गुलामी पर एक निर्णायक चोट है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जितने भी कानून बने, वे सभी ब्रिटिश संसद के नाम से बने। कभी कहा गया हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, तो कभी कहा गया बाय द अथॉरिटी ऑफ द क्राउन, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कानून जनता की इच्छा से बना है। और अब अचानक संविधान की पहली ही पंक्ति कहती है, हम भारत के लोग इस संविधान को स्वयं अंगीकृत करते हैं, स्वयं अधिनियमित करते हैं और स्वयं को अर्पित करते हैं। ये घोषणा पूरे औपनिवेशिक इतिहास को नकार देती है। दोस्तों, इस वाक्य का पहला संदेश ये है कि सत्ता का स्रोत जनता है। राजा नहीं, ब्रिटिश संसद नहीं, सेना नहीं, धर्म नहीं, बल्कि आम नागरिक। यही कारण है कि भारत में सरकार को जनता की सेवक कहा जाता है, मालिक नहीं। अगर सरकार संविधान तोड़ती है तो जनता के पास उसे बदलने का अधिकार है। अब इस वाक्य का दूसरा गहरा अर्थ समझिए। हम भारत के लोग यह नहीं कहता कि हम भारत की सरकार या हम भारत की संसद। इसका अर्थ है कि संविधान पहले जनता का है, बाद में संस्थाओं का। इसलिए संविधान सरकार को सीमित करता है, सरकार संविधान को नहीं। ये लोकतंत्र की आत्मा है। अब आते हैं संप्रभुता की अवधारणा पर। प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। इसका पहला अर्थ है आंतरिक संप्रभुता। भारत अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। कौन सा कानून बनेगा, कैसी नीतियां होंगी, कैसा शासन होगा, यह निर्णय कोई विदेशी शक्ति नहीं करेगी। दूसरा अर्थ है बाह्य संप्रभुता। भारत किसी भी अन्य देश के दबाव में अपने निर्णय नहीं लेता। भारत अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति और अपने राष्ट्रीय हित स्वयं तय करता है। दोस्तों, आज जब हम संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और वैश्विक राजनीति की बात करते हैं तो एक भ्रम पैदा होता है कि शायद संप्रभुता कमजोर हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो वह अपनी इच्छा से करता है, किसी मजबूरी से नहीं। यही संप्रभुता है। अब ध्यान दीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर। भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, लेकिन संप्रभुता का पूरा स्वरूप 26 जनवरी 1950 से मिला। क्योंकि जब तक हमारा अपना संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक शासन व्यवस्था आंशिक रूप से औपनिवेशिक ढांचे पर ही आधारित थी। अब प्रस्तावना कहती है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की जवाबदेह सरकार। अगर केवल चुनाव ही लोकतंत्र होते तो कई तानाशाही देश भी लोकतांत्रिक कहलाते। लेकिन सच्चा लोकतंत्र वो है जहां सरकार की शक्ति संविधान से बंधी हो।
भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन। प्रस्तावना लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन शैली बनाती है। अब आते हैं गणराज्य की अवधारणा पर। ब्रिटिश शासन के बाद भारत के सामने विकल्प था, या तो संवैधानिक राजशाही बने या गणराज्य बने। संवैधानिक राजशाही का अर्थ होता कि राजा राष्ट्राध्यक्ष बना रहता, जैसे ब्रिटेन में है। लेकिन भारत ने ये रास्ता नहीं चुना। भारत ने कहा, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा, कोई पद वंशानुगत नहीं होगा। यही गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ सिर्फ राष्ट्रपति नहीं होता। गणराज्य का अर्थ है हर पद योग्यता और चुनाव से मिलेगा, जन्म से नहीं। ये सोच भारतीय समाज के लिए क्रांतिकारी थी, क्योंकि भारत सदियों से जन्म आधारित श्रेष्ठता में जी रहा था। अब ध्यान दीजिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर। प्रस्तावना में शुरुआत में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत उस समय इन मूल्यों को नहीं मानता था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि धर्म और राज्य को अलग रखना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसीलिए भारत ने किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया। भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिम से अलग है। ये धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। अब दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य की एक और गहरी विशेषता समझिए। यह व्यवस्था सिर्फ अधिकार नहीं देती, कर्तव्य भी मांगती है। अगर नागरिक जागरूक नहीं होंगे, अगर वे संविधान नहीं पढ़ेंगे, अगर वे सवाल नहीं पूछेंगे, तो लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। प्रस्तावना हमसे यह अपेक्षा करती है कि हम केवल मतदाता न बने, बल्कि सजग नागरिक बने। अब सोचिए, अगर प्रस्तावना में हम भारत के लोग की जगह भारत सरकार लिखा होता, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता कि संविधान सत्ता का दस्तावेज बन जाता, लेकिन आज यह अधिकारों का दस्तावेज है। दोस्तों, प्रस्तावना हमें ये भी सिखाती है कि लोकतंत्र का अर्थ भीड़ का शासन नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है संविधान के भीतर रहकर जनता की इच्छा का सम्मान। यही कारण है कि बहुमत भी संविधान से ऊपर नहीं है। अगर बहुमत अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने लगे, तो वह लोकतंत्र नहीं, बहुसंख्यकवाद बन जाता है। प्रस्तावना इस खतरे से भी हमें बचाती है। अब इस भाग को एक वाक्य में समेटें तो कहा जा सकता है, हम भारत के लोग, भारत की आत्मा है, संप्रभुता उसकी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र उसकी प्रक्रिया है और गणराज्य उसकी पहचान है। दोस्तों, पार्ट 2 हमें यह सिखाता है कि संविधान जनता से शुरू होता है और जनता पर ही समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम विस्तार से समझेंगे न्याय, स्वतंत्रता और समानता और यह कैसे सामाजिक क्रांति के उपकरण बने। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि हम भारत के लोग और लोकतांत्रिक गणराज्य सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि सत्ता की पूरी सोच को उलट देने वाली अवधारणाएं हैं। अब इस तीसरे भाग में हम प्रस्तावना के उस हिस्से में प्रवेश करेंगे जो भारतीय संविधान का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। यह वो हिस्सा है जहां संविधान केवल शासन की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि समाज को बदलने का साहस करता है। ये हिस्सा है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का असली उद्देश्य क्या है, तो उसका सबसे सटीक उत्तर यही होगा, एक अन्यायपूर्ण समाज को न्यायपूर्ण समाज में बदलना। अब सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। प्रस्तावना कहती है, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। यहां ध्यान दीजिए, न्याय को एक नहीं, 3 रूपों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि भारत में अन्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं था। भारत में अन्याय सदियों से समाज की नसों में बह रहा था। सामाजिक न्याय। दोस्तों, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मौजूद ऐसी सभी व्यवस्थाओं को खत्म करना जो किसी इंसान को जन्म के आधार पर नीचा या ऊंचा बनाती है। भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक अन्याय की सबसे बड़ी मिसाल थी। एक व्यक्ति केवल इसलिए अछूत कहलाता था क्योंकि उसका जन्म एक खास जाति में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इस अन्याय को अपने जीवन से जानते थे। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ जहां पानी भी समान नहीं था। इसी अनुभव ने उन्हें सामाजिक न्याय को प्रस्तावना का अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक न्याय का अर्थ है कानून के सामने कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई जन्म आधारित भेदभाव नहीं। लेकिन दोस्तों, सामाजिक न्याय केवल कानूनी घोषणा से नहीं आता। इसके लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। इसीलिए संविधान में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं की गईं। यह कोई विशेषाधिकार नहीं था, यह ऐतिहासिक अन्याय का सुधार था। अब आते हैं आर्थिक न्याय पर।
दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी समाज में आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक मजाक बनकर रह जाती है। जिसके पास रोटी नहीं, शिक्षा नहीं, इलाज नहीं, उसके लिए मतदान का अधिकार अधूरा अधिकार है। इसीलिए प्रस्तावना आर्थिक न्याय की बात करती है। इसका अर्थ है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां संसाधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण न हो। यहाँ समाजवाद का बीज छिपा हुआ है, भले ही यह शब्द बाद में जोड़ा गया हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। अब तीसरा प्रकार है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार। ब्रिटिश शासन में ये अधिकार केवल कुछ लोगों तक सीमित थे, लेकिन संविधान ने कहा हर वयस्क नागरिक समान मताधिकार रखेगा। यह निर्णय भारत जैसे अशिक्षित, गरीब और विविध समाज के लिए बहुत साहसिक था। कई लोग चाहते थे कि पहले शिक्षा दी जाए, फिर वोट का अधिकार। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा लोकतंत्र सीखने का एकमात्र तरीका लोकतंत्र में जीना है। अब दोस्तों, न्याय के बाद आते हैं स्वतंत्रता पर। प्रस्तावना कहती है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की देन है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में बोलना अपराध था, लिखना अपराध था, इकट्ठा होना अपराध था। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने समझ लिया था कि अगर आजादी के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी तो आजादी अधूरी होगी। दोस्तों, ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, ये संविधान द्वारा नियंत्रित स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की गरिमा को कुचल दे तो वह स्वतंत्रता नहीं, अराजकता है। इसीलिए संविधान कहता है आप बोल सकते हैं लेकिन हिंसा नहीं फैला सकते। आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन नफरत नहीं फैला सकते। अब बात करते हैं समानता की। प्रस्तावना समानता को लोकतंत्र की रीढ़ मानती है। समानता का अर्थ है कानून के सामने सब बराबर। ये बहुत साधारण वाक्य लगता है, लेकिन भारतीय समाज में ये सबसे कठिन विचार था, क्योंकि सदियों से भारत असमानताओं पर टिका समाज था। राजा और प्रजा, ब्राह्मण और शूद्र, पुरुष और महिला। संविधान ने इन सभी दीवारों को कानूनी रूप से गिरा दिया। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सबको एक जैसा व्यवहार मिले, बल्कि इसका अर्थ है जो पीछे हैं उन्हें आगे लाने के लिए विशेष सहायता दी जाए। इसीलिए समानता और आरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता तीन अलग अलग विचार नहीं है। ये एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। अगर न्याय नहीं होगा तो स्वतंत्रता केवल अमीरों की होगी। अगर समानता नहीं होगी तो न्याय अधूरा रहेगा। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता दमन बन जाएगी। इसी संतुलन के कारण प्रस्तावना इतनी शक्तिशाली बनती है। अब सोचिए, अगर प्रस्तावना में ये शब्द न होते तो संविधान सिर्फ प्रशासनिक दस्तावेज बन जाता, लेकिन इन शब्दों ने इसे सामाजिक क्रांति का घोषणापत्र बना दिया। दोस्तों, आज भी जब कोई कानून बनता है, जब कोई फैसला होता है, तो ये पूछा जाता है क्या यह न्यायपूर्ण है? क्या ये स्वतंत्रता के खिलाफ है? क्या ये समानता को नुकसान पहुंचाता है? यही प्रस्तावना की जीवंतता है। इस भाग को एक वाक्य में समेटें तो कहा जा सकता है, न्याय समाज को बदलता है, स्वतंत्रता व्यक्ति को उड़ान देती है और समानता सबको एक ही धरातल पर खड़ा करती है। अगले भाग में हम प्रस्तावना के सबसे संवेदनशील और सबसे गहरे शब्द पर आएंगे, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, और समझेंगे कि संविधान केवल कानून नहीं, एक नैतिक दस्तावेज क्यों है।